गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पैमाने के प्रतिफल इस टॉपिक को किया था और जो उत्पादन के सिद्धांत ये चैप्टर है इसको कंप्लीट किया था। अब आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लागत के सिद्धांत। तो आइए शुरू नहीं करते। सर करते हैं बोलना था आपको, आइए शुरू करते हैं। आप बोल रहे शुरू नहीं करते। हाँ बेटा, मैं सही बोल रहा। आइए शुरू नहीं करते हैं क्योंकि मुझे कुछ आपको और भी बताना है, वो सुन लो, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? लागत के सिद्धांत। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसका नाम है आगम के सिद्धांत। और जब आगम के सिद्धांत कंप्लीट होगा उसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा उसका नाम है उत्पादक या फर्म का संतुलन। कौन कौन से चैप्टर बोले मैंने? लागत के सिद्धांत, आगम के सिद्धांत और फर्म या उत्पादक का संतुलन। तो आप अगर लागत के सिद्धांत और आगम के सिद्धांत ये दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो ही आपको फर्म का संतुलन चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि फर्म के चैप्टर में जो फर्म का संतुलन चैप्टर है इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा अगर किसी ने लागत और आगम नहीं पढ़ा हो तो। इसका मतलब अगर कोई टीचर डायरेक्ट आपको ना लागत पढ़ाए ना आगम पढ़ाए और डायरेक्ट फर्म का संतुलन पढ़ाने लगे तो समझ लेना या तो आप बेवकूफ हो या फिर नहीं, सर बेवकूफ नहीं होते है ना, या फिर वो जल्दबाजी में है कि दो चैप्टर उड़ा दिए है ना। सर बेवकूफ नहीं होते बेटा, नहीं तो सोचिए या तो हम बेवकूफ है या फिर सर बेवकूफ हो गए, ऐसा नहीं है। चलिए, वो बेवकूफ नहीं होते, हाँ तुम्हें बना दें ये एक अलग बात है, ठीक है। तो लागत के सिद्धांत और आगम के सिद्धांत ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको फर्म का संतुलन चैप्टर समझ आए। क्योंकि फर्म के संतुलन चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल वो लागत और आगम इन्हीं दोनों की बातें करेगा केवल, है ना। इसलिए हम लागत के सिद्धांत चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे और आगम के सिद्धांत चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें फर्म का संतुलन चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो समझ में आए मैंने क्यों नहीं कहा था कि आइए शुरू करते हैं। चलो, तो अब शुरू करते हैं। लागत के सिद्धांत, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर केवल 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है लागत का अर्थ, फिर है लागत फलन का अर्थ और तीसरा है लागत का वर्गीकरण। जिसमें से लागत का अर्थ और लागत का फलन ये तो बस 5 मिनट का हमारा कॉन्सेप्ट है। मेन जो पूरा चैप्टर है वो लागत के वर्गीकरण पे है, जिसमें हमें 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे ये वर्गीकरण को समझने के लिए, है ना। तो चैप्टर हमारा 3 भाग में, लागत का अर्थ, लागत फलन का अर्थ और लागत का वर्गीकरण। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। आज हमारा लागत भी हो जाएगा, लागत का अर्थ हो जाएगा, लागत फलन क्या होता है ये भी हो जाएगा और लागत के वर्गीकरण में एक आध वर्गीकरण शायद हम कंप्लीट भी कर लेंगे। देखें, हम सबसे पहले हम बात करते हैं लागत की कि लागत का क्या अर्थ होता है। इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट। तो कॉस्ट या लागत का मतलब क्या होता है? तो देखो, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक दुकानदार के नजरिए से और एक उत्पादक के नजरिए से। अगर दुकानदार के नजरिए से देखें तो मुझे, मान लो मैं अगर एक दुकानदार हूं तो मुझे अपनी दुकान चलाने के लिए जितना भी खर्चा करना पड़ेगा वो सब कुछ मेरी लागत होगी। क्या बोला मैंने? कि मेरी दुकान चलाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़ेगा वो मेरी क्या होगी? लागत होगी। एग्जाम्पल के लिए, मेरी अगर किराने की दुकान है तो किराने की दुकान चलाने के लिए मैं जो भी खर्चे कर रहा हूं, जैसे किराना खरीदना तो किराना खरीदने की मेरी लागत, उसके बाद मैंने कर्मचारी रखे होंगे तो उनको मैं सैलरी दूंगा, अगर दुकान किराए से ली होगी तो किराया दूंगा, अगर बैंक से लोन लिया होगा तो उनको ब्याज दूंगा। ये सब कुछ जो मेरे खर्चे होंगे इनको मैं क्या कहूंगा? लागत कहूंगा। ठीक इसी तरह अगर मैं उत्पादक या फर्म की नजर से बोलूं तो फर्म या उत्पादक की हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा? उत्पादन करेगा। उत्पादन की बात आई मतलब फैक्ट्री की बात आ जाएगी। तो एक फैक्ट्री चलाने के लिए उत्पादक जो भी खर्चे करेगा वो क्या होगी? उसकी लागत होगी। जैसे फैक्ट्री चलाने के लिए क्या खर्चे? सबसे पहले तो फैक्ट्री चाहिए तो जगह किराए से लो, उसके बाद फैक्ट्री में आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लगेगा तो आप कच्चा माल लेंगे, उसके बाद मजदूर लगेंगे, फिर अगर जगह है अगर कहना चाहिए पैसा नहीं है तो आप लोन लोगे, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें, ये खर्चे होंगे तो इन्हीं खर्चों को हम क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। अब हम दुकान के खर्चे की बात करें या फिर उत्पादक के खर्चे की बात करें तो देखो भाई, हमारी जो इकाई चल रही है उस इकाई का नाम क्या है?
उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। यही है ना हमारी इकाई का नाम। इकाई का नाम क्या है हमारी? उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। तो हम उत्पादक के हिसाब से बात करेंगे, ना कि यहाँ विक्रेता के हिसाब से, है ना। तो अगर मैं उत्पादक के हिसाब से बोलूं तो मैं फैक्ट्री पे आ जाऊंगा। तो एक फैक्ट्री चलाने के लिए जितने भी खर्चे करती है एक फर्म, उस खर्चों को ही कहा जाता है हम क्या कहते हैं उसे? लागत। यानी जब भी लागत की बात आएगी तो लागत मतलब होता है खर्चा। तो अब मैं देखो इसको लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे कि उत्पादन कार्य करने के लिए एक फर्म द्वारा जितने भी खर्चे वहन किए जाते हैं, वहन मतलब सहना, कि आप सह रहे हो वो खर्चे या पेमेंट कर रहे हो, तो जितने भी खर्चे वहन या सहन किए जाते हैं उन खर्चों को ही क्या कहा जाता है? लागत कहा जाता है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कच्चा माल खरीदेंगे अगर कोई एक जो फैक्ट्री है, तो उस कच्चे माल की जो लागत होगी उसे ही जो कच्चे माल का जो खर्चा होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? लागत बोलेंगे। अब आगे सुनना, आगे इसमें बोला जाता है कि ये जो आपकी लागत है, इन लागतों में उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक या पुरस्कार भी शामिल किया जाता है। क्या? कि ये जो लागतें हैं, इन लागतों में उत्पादन के जो साधन है उनका पारिश्रमिक या पुरस्कार, पारिश्रमिक बोले या पुरस्कार बोले एक ही बात है, तो उनका पारिश्रमिक या पुरस्कार भी शामिल किया जाता है। अब उत्पत्ति के साधन कौन से? तो अब हमें पता है चार, अब तो बहुत अच्छे से जान गए आप, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये हमारे चार क्या है? उत्पादन के साधन। और इनका जो पारिश्रमिक या पुरस्कार मतलब इन्होंने जो काम किया तो बदले में इनको जो मिलेगा। जैसे भूमि, तो भूमि अगर जो कोई किराए से देगा तो बदले में उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। श्रम, अपनी सेवा देंगे, श्रमिक अपनी सेवा देंगे तो बदले में उनको मजदूरी मिलेगी। पूंजीपति अपना क्या देंगे? पूंजी देंगे तो बदले में उनको क्या मिलेगा? पूंजी पर ब्याज मिलेगा। और जो साहसी है, जिसने जोखिम उठाया इस फैक्ट्री को चलाने का, उसको बदले में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो ये जो चार पारिश्रमिक है, कौन कौन से पारिश्रमिक जो मैंने बोला? सबसे पहले किराया या लगान, उसके बाद फिर मजदूरी, फिर हम बोलेंगे ब्याज या फिर बोलेंगे लाभ लास्ट में। तो ये सारी चीजें भी, पुरस्कार भी लागतों में शामिल होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक फर्म ने जितना भी खर्चा उठाया उत्पादन कार्य करने में, उन सभी खर्चों को, उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार को भी मिला दो तो ये सारे खर्चे मिलके क्या बनते हैं? वो बनते हैं उत्पादक की लागत या फर्म की लागत। उदाहरण के लिए जैसे सबसे पहले लेंगे हम कच्चे माल की लागत, कच्चा माल जो लगा उसका खर्चा, फिर हम ले लेंगे जैसे भूमि का किराया या लगान, फिर हम लेंगे श्रमिकों की मजदूरी, फिर लेंगे पूंजी पर ब्याज और लास्ट में ले लेंगे साहसी का लाभ। ये सभी को मिला दो तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लागत। समझे भाई आप लागत का मतलब? अब लागत के बाद बात आती है लागत फलन की, कि लागत फलन क्या होता है। तो वापस आ गया फलन। ये फलन तो आपको परेशान करता रहेगा, हर चैप्टर में फलन आएगा, टेंशन मत लो। आपने फलन जो शब्द है वो हर चैप्टर में आएगा। आप मांग में पढ़ोगे, उसके बाद आपने उत्पादन में पढ़ा, फिर अभी आप लागत में पढ़ रहे, फिर आगम में भी पढ़ोगे, उसके बाद पूर्ति में भी पढ़ोगे, बहुत जगह फलन आने वाला है ना। तो ये फलन तो बहुत अच्छे से समझ ही लो आप। और मैंने उसकी आपको ट्रिक बताई दी कि जब भी फलन शब्द आए तो फलन का मतलब तकनीकी रिलेशन, तकनीकी संबंध, और तकनीकी संबंध आया मतलब कम से कम दो चीजें तो होना, दो चीजों के बीच में ही तकनीकी संबंध बन सकता है। तो दो चीजें होने के लिए एक तो खुद फलन के साथ ही लगी मिल जाएगी। जैसे जब हम मांग फलन पढ़ रहे थे तो एक मांग हमने देख लिया था, एक शब्द। उसी तरह अगर हम उत्पादन पढ़ रहे थे तो एक शब्द हमने उत्पादन देख लिया था उत्पादन फलन में। इसी तरह अगर हम लागत फलन पढ़ रहे तो एक शब्द हम क्या देख लेंगे? लागत। कि हमको दो चीजें चाहिए ना, तो दो चीजों में एक तो खुद क्या हो जाएगी? लागत। अब दूसरी चीज क्या होगी? तो दूसरी चीज वो जिस पर लागत निर्भर है। अब सवाल आता है लागत किस पर निर्भर है? तो लागत मतलब उत्पादन का खर्चा। तो उत्पादन का खर्चा काय पे निर्भर होगा भाई? उत्पादन का खर्चा निर्भर होगा उत्पादन पे। भाई उत्पादन ज्यादा करोगे तो ज्यादा खर्चा, कम करोगे कम खर्चा, उत्पादन नहीं करोगे नो खर्चा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लागत किस बात पर निर्भर है? उत्पादन पर निर्भर है। तो हम बोल सकते हैं लागत और उत्पादन, इन दोनों के बीच का जो तकनीकी संबंध है, उस तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लागत फलन। तो लागत फलन उत्पादन, लागत फलन लागत और उत्पादन के बीच का तकनीकी संबंध होता है। अब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला लिखूंगा मैं सी, यहां लिख रहा हूं ना, देखना सी इज इक्वल्स टू फंक्शन का साइन और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं क्यू। अब यहाँ पे सी मतलब क्या है? कॉस्ट,
है ना। लागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो वो कॉस्ट का फर्स्ट लेटर ले लिया क्या, सी। तो सी मतलब क्या हो गया हमारा, कॉस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, सी हमारा कॉस्ट हो गया, फिर बचा क्या, एफ। एफ मतलब क्या हो गया हमारा, फंक्शन। तो एफ हुआ हमारा फंक्शन। फिर बात आती है, क्या लिखा मैंने, क्यू। क्यू को हम देख के आ चुके हैं उत्पादन में। क्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की मात्रा। तो क्यू मतलब क्या, उत्पादन की मात्रा। कुछ लोग पी भी लिखते हैं, तो आप पी भी लिख सकते हो। पी मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी बोल दो, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी बोलो या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बोलो, बात एक ही, हिंदी में एक ही मतलब निकलेगा, उत्पादन की मात्रा। तो यहाँ सी मतलब क्या हो गया, लागत। एफ मतलब तकनीकी संबंध, फलन। और जो क्यू है मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा। तो ये हमने क्या देखा, अभी हमने देखा लागत और साथ में हमने देखा लागत फलन का अर्थ। समझे। अब हमको पढ़ना है भैया लागत का वर्गीकरण, जो कि इस चैप्टर की जान है, क्योंकि इस चैप्टर में सब कुछ यही है ना। अभी जो पढ़ा मैंने पहले बोला था वो तो 5-7 मिनट की चीजें वो तो हो ही गई। जरूरी क्या है जो हमको पढ़ना है, वो है लागत का वर्गीकरण। अब देखना, हर बुक्स में अलग अलग तरीके से लागतों का वर्गीकरण किया गया है ना। तो किस तरह से हम कर रहे हैं, हमें बस हमारा ध्यान रखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। बाकी किसी भी बुक से पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली लागतों के जितने भी प्रकार हैं वो सब तो आपको पढ़ने हैं। वर्गीकरण करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन लागतें सबको सारी की सारी पढ़नी है। अब हम लागतों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें देखना, हम हेडिंग डालते हैं लागत का वर्गीकरण, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौद्रिक लागत। कौन सी लागत है, मौद्रिक लागत। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कुल लागत। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे औसत लागत। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे हमारी सीमांत लागत, और 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे अन्य लागत। अन्य में जो कुछ बच जाती है वो, एक तो सबसे पहले कौन सी, मौद्रिक लागत। उसके बाद हमने देखेंगे कुल लागत, फिर औसत लागत, सीमांत लागत, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अन्य लागत, जिसके अंदर हम अवसर लागत, वास्तविक लागत, इस तरह के कुछ और लागतें भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला वर्गीकरण, जिसका नाम क्या है, मौद्रिक लागत। ठीक है। तो मौद्रिक लागत का मतलब क्या है, देखो मौद्रिक मतलब मुद्रा से संबंधित, मुद्रा मतलब पैसे। तो कुछ नहीं है, आपने अभी ये जो लागत का मीनिंग पढ़ा उसी को मौद्रिक रूप में बोल दो, तो ये आपकी मौद्रिक लागत हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे कि ये जो उत्पादन के साधन है उनको जो भी उनकी सेवा के बदले में पारिश्रमिक दिया जा रहा है उसका मौद्रिक भुगतान, मतलब पैसे के रूप में जब भुगतान कर देंगे तब हम उसे क्या बोलने लगेंगे, हम उसे बोलने लगेंगे मौद्रिक लागत। और वैसे भी आपके जितने भी भुगतान हैं वो सब में आप पैसा ही तो चुकाओगे। तो असल में जब भी लागत की बात आती है तो वो लागतें कौन सी होती है, मौद्रिक लागतें तो होंगी, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी हमको ब्याज चुकाना या कच्चा माल खरीदना, तो बदले में हम उनको भुगतान कैसे करेंगे, मुद्रा के रूप में तो करेंगे ना। इसलिए ये जितने भी भुगतान होते हैं, जितनी भी लागतें होती हैं, वो सब लागतें कौन सी होती हैं, मौद्रिक लागतें होती हैं। तो जब भी हम लागत या खर्चे की बात करते हैं हमेशा हमेशा वो कौन सी प्रकार की लागत होती हैं, वो मौद्रिक लागतें होती है। तो मौद्रिक लागत मतलब क्या, कि उत्पादन के साधनों को उनकी सेवा के बदले में या उनका पारिश्रमिक के रूप में जो भी मौद्रिक भुगतान किया जाता है उसी मौद्रिक भुगतान को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे मौद्रिक लागत। अब हम आएंगे मौद्रिक लागत के प्रकार पे, कि मौद्रिक लागत कितने प्रकार की होती है। तो मौद्रिक लागत मेनली 2 प्रकार की होगी, एक होगी स्पष्ट लागतें और दूसरी होगी अस्पष्ट लागतें। 2 प्रकार की, कौन सी, एक होगी स्पष्ट लागत और दूसरी होगी अस्पष्ट लागत। अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, तो आपको स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों लागतें समझ आ जाएगी, और नहीं तो आपको दोनों लागतें में आगे मैं जितना भी पढ़ाने वाला हूं कुछ भी नहीं समझ आएगा, है ना। इसलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, मुझे करना है उत्पादन, मैं हूं कौन, उत्पादक। मुझे अपनी फैक्ट्री में क्या करना है, उत्पादन करना है। तो अब मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे कच्चा माल लगेगा, मुझे फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर मुझे मजदूर लगेंगे, उसके बाद मुझे पूंजी लगेगी, पैसा लगेगा। इतनी चीजें तो कम से कम मुझे लगनी है ना। अब या तो ये चीजें हो सकता है मेरी खुद की हो, या फिर हो सकता है मैं इसे किसी और से बुलवाऊं। क्या बोला मैंने, या हो सकता है ये मेरी खुद की हो, या हो सकता है मैं कहीं से इनको अरेंज करूं। जैसे मेरे घर को ही मैं फैक्ट्री बना लूं, ये हो सकता है। मजदूरी करने के लिए मैं घर के मेरे जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हीं सबको काम पे लगा लूं, ये हो सकता है।
पैसे की बात करें तो मेरे पास मेरा पैसा जुड़ा रखा था, गुल्लक गुल्लक फूट डाली मैंने और उसके बाद फिर वो पैसा मैंने निकाल लिया, मेरे पास पूंजी का अरेंजमेंट हो गया, है ना। कच्चे माल की बात करें तो कच्चा माल भी मैंने कहीं से अरेंज कर लिया, मान लो कहाँ से, मेरे खुद से, मैंने कहीं से कुछ भी चीज बाहर से नहीं लाया, तो मेरा कुछ पैसा खर्च होगा क्या? नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने घर से ही अपने पास से ही अरेंज कर लिया। अगर मैंने सब कुछ, ये जितने भी उत्पत्ति के साधन है, मतलब कि जो भूमि है मतलब फैक्ट्री वो, या जो मजदूर है वो, या कच्चा माल या पूंजी, ये जितने भी उत्पादन के साधन थे ये मेरे स्वयं के थे, मैंने कहीं से भी इनको बाहर से अरेंज नहीं किया, तो इनकी जो लागत होगी, इन लागतों को बोला जाता है अस्पष्ट लागतें। क्या कहा मैंने? इनको बोला जाता है अस्पष्ट लागतें। लेकिन अगर मेरे पास घर में ही इन सब का अरेंजमेंट ना हो पाए तो, मान लो मैं तो खुद किराए से रहता हूं, मैं कहाँ खुद का फैक्ट्री बनाऊंगा, और मेरे कोई भाई बहन कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो मुझे मजदूर भी चाहिए, पैसा भी नहीं है, पूंजी भी चाहिए, है ना, और कच्चा माल भी कुछ नहीं है, वो भी खरीदना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कहाँ से लानी पड़ेगी? मुझे बाहर से अरेंज करनी पड़ेगी, मतलब बाहरी स्रोतों से लेना पड़ेगा। जैसे पूंजी के लिए मैं बैंक चला जाऊंगा, फिर फैक्ट्री के लिए किसी की जमीन किराए से ले लूंगा, मजदूरों के लिए मैं मजदूर लगवाऊंगा कहीं से, कच्चे माल के लिए कहीं से कच्चा माल खरीदूंगा। तो ये सब चीजें मैं अगर बाहर से अरेंज कर रहा हूं तो इनका जो खर्चा आएगा उसे मैं बोलूंगा स्पष्ट लागत है। समझे भाई मैंने क्या बोला? ध्यान से एक बार फिर से, कि अगर उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं वो खुद मेरे घर के हैं, मुझे कहीं बाहर से नहीं लाने पड़े, तो उनकी जो लागतें होती है उसे बोला जाता है अस्पष्ट लागतें। लेकिन अगर उत्पत्ति के साधन मैं कहीं बाहर से जुगाड़ करता हूं, कहीं बाहर से अरेंज करता हूं, तो उनके लिए जो मुझे लागतें सहनी पड़ती है उसे बोला जाता है स्पष्ट लागतें। समझे? तो अब हम इसको और आगे पढ़ेंगे और इन स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों को हम अंतर के फॉर्म में देखेंगे। तो मैं ऐसा साइड हो जाता हूं, क्योंकि स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों को हम 3 कॉलम में अंतर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, एक बना रहा हूं अंतर का आधार, फिर मैं बोलूंगा स्पष्ट लागत, फिर मैं बोलूंगा अस्पष्ट लागत। अंतर के आधार में देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आ रहा हूं आशय। आशय में मैं क्या बताऊंगा? स्पष्ट लागत में बताऊंगा कि ये क्या होती है कि उत्पादन के बाहरी जो साधन है, उन बाहरी साधनों पर जो लागत आती है उन्हें कहा जाता है क्या? स्पष्ट लागतें। और अस्पष्ट लागतों की बात करूं तो अस्पष्ट लागत मतलब क्या? ऐसी लागतें जो उत्पादन के आंतरिक साधनों के कारण होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अस्पष्ट लागतें। बाहरी साधन बाहर से कहीं से लाया तो स्पष्ट लागतें, घर के साधन लगा लिए उत्पत्ति के तो वो कौन सी हो जाएंगी? अस्पष्ट लागतें। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे आप स्पष्ट लागतों में क्या होगा? सब बाहर के होंगे, मतलब हम बोलेंगे बाहर के मजदूरों की मजदूरी, बाहर की जो भूमि ली है उसका किराया, बाहर से जो पूंजी ली है उसका क्या होगा? ब्याज। समझे? इसी तरह अगर अस्पष्ट लागतें हैं तो मैं क्या बोलूंगा? स्वयं के मजदूरों की मजदूरी, स्वयं की भूमि पर किराया और स्वयं की पूंजी पर ब्याज। अच्छा, सोचने की बात है, अगर हम ये सारे उत्पत्ति के साधन बाहर से लाएंगे, कि मैंने बाहर से मजदूर बुलाए, बाहर की किसी से पूंजी ली, तो मुझे पूंजी पर ब्याज भी देना पड़ेगा, उन मजदूरों को मजदूरी भी देनी पड़ेगी, और अगर मैंने भूमि किराए से ली है तो मुझे किराया भी एक्चुअल में चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्वयं का हुआ कि मेरा खुद की जमीन है तो मुझे किराया भी नहीं देना, खुद का पैसा लगाया तो मुझे ब्याज भी नहीं देना, घर के मजदूर लगा लिए, घर के लोगों को काम पे लगा लिया तो फिर मुझे उन्हें मजदूरी भी नहीं देना। तो एक्चुअल में बात अगर बोली जाए तो इस तरह की जो लागत होती है स्पष्ट वाली, ये बाहरी व्यक्ति है, इनको वास्तव में हमको चुकाना पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविकता में इस तरह की लागत या खर्चे चुकाए जाते हैं। लेकिन अगर अस्पष्ट की बात करूं तो ये तो सब घर का ही है, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं देना, तो हम बोल सकते हैं इन्हें वास्तव में नहीं चुकाया जाता है। तो उन्हें वास्तव में चुकाया जाता है और इन्हें वास्तव में मतलब रियलिटी में कोई चुकाने की पेमेंट की बात नहीं की जाती। फिर चौथे हम बात करते हैं वास्तविकता की। तो जो हमारी स्पष्ट लागत है वो तो वास्तविक है, क्योंकि रियल में आप चुका रहे हो, तो हम इन्हें वास्तविक लागत बोलते हैं। और इस तरह की जो अस्पष्ट है कि घर के सारे लोग लगा लिए और कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, ये तो सपने में ही हो सकता है, ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की लागतों को क्या बोला जाता है? काल्पनिक लागतें बोला जाता है। 5वें नंबर का हम अंतर देखेंगे कि जो स्पष्ट लागतें हैं वो देखो बाहरी व्यक्ति है तो आपको पूरा हिसाब रखना पड़ेगा, एक एक मजदूर का
पूंजी ली है तो हर एक दिन का, हर एक कहना चाहिए उसके ब्याज के प्रतिशत का, हर चीज का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। जमीन किराए से लिए तो महीना कब एंड हो रहा है, उस मंथली बेसिस पे आपको किराया चुकाना पड़ेगा। तो इन सब का आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, लेखांकन करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पष्ट लागतें हैं उनका लेखांकन किया जाता है। लेकिन अस्पष्ट लागत है कि मैंने खुद का पैसा लगा दिया, तो फिर काय का हिसाब रखना कि कितना ब्याज, खुद की जमीन है, खुद का घर है, उसी को मैं किराए से मैंने फैक्ट्री बना ली, किराया काय का, उसका काय का हिसाब रखूंगा। और घर के लोगों को काम पे रख लिया तो काय के मजदूर और काय की मजदूरी, तो कोई हिसाब नहीं होना, कोई दिखाना नहीं, कोई अकाउंटिंग नहीं होना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका लेखांकन नहीं किया जाता। तो स्पष्ट लागतों का लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है और अस्पष्ट लागतों का पुस्तकों में कोई लेखांकन कार्य नहीं किया जाता। और सबसे लास्ट अन्य नाम। तो देखो, चूंकि हमारी स्पष्ट लागतों को हम पुस्तकों में लेखांकन करते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं लेखांकन लागतें या प्रत्यक्ष लागतें। तो जो हमारी स्पष्ट लागतें हैं उनका एक और नाम होता है लेखांकन लागतें या प्रत्यक्ष लागतें। लेकिन जो आपकी अस्पष्ट लागत है, इनका तो आप पुस्तकों में लेखांकन करते ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है गैर लेखांकन लागतें, या फिर इसका एक और नाम होता है अप्रत्यक्ष लागतें। तो इस तरीके से आपके ये 6 अंतर बनते हैं, समझे आप। देखिए कौन कौन से, एक बार फटाफट से देख लो। सबसे पहले मौद्रिक लागत से शुरू करते हैं, और छोड़ो लागत से शुरू करते हैं। सबसे पहले लागत की हमने मीनिंग की बात करी थी। तो लागत मतलब क्या था कि एक उत्पादक उत्पादन कार्य के लिए जितने भी खर्चे उठाता है वो सारे खर्चों को हम बोलते हैं लागत। हमने ये भी बताया कि लागतों में उत्पादन के साधनों के सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे माल की लागत, भूमि का किराया या लगान, मजदूर की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज और साहसी को लाभ। फिर हमने जाना उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन में हमने देखा कि फिर हमने जाना लागत फलन। उसमें हमने देखा लागत और उत्पादन के मध्य के तकनीकी संबंध को लागत फलन कहा जाता है। उसका फॉर्मूला बनाया था C = फंक्शन का साइन ब्रैकेट में Q। यहाँ पर C मतलब लागत था, F मतलब तकनीकी संबंध फलन था, और उसके बाद Q मतलब उत्पादन की मात्रा थी। फिर हम लागत के वर्गीकरण पे आए थे। लागत के वर्गीकरण को हमने कितने भागों में बांटा था? सबसे पहले हमने बात करी थी मौद्रिक लागत, उसके बाद कुल लागत, फिर औसत लागत, फिर सीमांत लागत, और लास्ट में हमने रख लिया था क्या, हमारी अन्य लागत। इस तरीके से 5 प्रकार के हमने वर्गीकरण किए थे। उस वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण हमने उठाया मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत में हमने बताया कि जितने भी हमारे उत्पत्ति के साधन हैं, उन्होंने उत्पादन के लिए जो भी सेवा दी, उन सेवाओं के बदले में आपने जो भी मौद्रिक भुगतान किया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के पड़े, एक पड़े स्पष्ट लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत मतलब उत्पादन के साधन बाहर से जुटाए तो उनकी जो लागत आती है उसे बोलते हैं स्पष्ट लागत। उत्पादन के साधन घर में ही अरेंज कर लिए, घर से ही जुगाड़ लिए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उत्पादन की अस्पष्ट लागत। उदाहरण में फिर हमने देखा कि अगर हम बाहर से साधन, जैसे बाहर के मजदूर तो उनकी मजदूरी, बाहर की भूमि तो उसका किराया, बाहर की पूंजी तो उस पर ब्याज, ये उदाहरण था हमारा। इधर हम बात करें काय की, अस्पष्ट लागत की, तो इसमें स्वयं की भूमि पर किराया, स्वयं के मजदूरों की मजदूरी, स्वयं की पूंजी पर ब्याज। फिर तीसरा हम बात करते हैं वास्तविकता में चुकाने की। तो जो स्पष्ट लागतें हैं वो वास्तविकता में चुकाई जाती हैं, लेकिन अस्पष्ट लागतें किसी को चुकाई ही नहीं जाती, उसके चुकाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो खुद का स्वयं का होता है उत्पादक के। चौथा हमने देखा वास्तविक या काल्पनिक। तो स्पष्ट लागतें वास्तविक होती है क्योंकि रियल में आप किसी को चुकाते हो, लेकिन काल्पनिक लागत आप लेकिन जो अस्पष्ट लागत है वो आप किसी को चुकाते ही नहीं हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम काल्पनिक लागत होती है। फिर हमने देखा कि लेखांकन होता है या नहीं, पुस्तकों में लेखा होता है या नहीं। तो स्पष्ट लागतें एक्चुअल में चुकाते हो, इसलिए आप उसका लेखांकन करते हो, और जो अस्पष्ट लागत है वो किसी को चुकाते भी नहीं, वो काल्पनिक होती है, इसलिए उसके लेखा करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर लास्ट में अन्य नाम देखा कि जो स्पष्ट लागत है उनका लेखांकन कार्य किया जाता है, इसलिए इनका नाम लेखांकन लागत या प्रत्यक्ष लागत पड़ा है, और अस्पष्ट लागतों का लेखांकन नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम गैर लेखांकन लागत या फिर अप्रत्यक्ष लागत पड़ा है। तो इस तरह से आज हमने लागत के वर्गीकरण का पहला वर्गीकरण मौद्रिक लागत देख लिया। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।